चलिए आज फिर कुछ ऐसा ड्रॉ करने वाले हैं और आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट के अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोगों ने जो एक अभी रिसेंटली एक वीडियो किया था जिसमें ये बात की थी कि इन फ़ोटो को लेकर के और अप्रोच के बारे में बिल्कुल प्रोसेस बाय प्रोसेस जो 3 स्टेप्स बताए थे वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और रिसेम्बलेंस के बारे में ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जो पेंसिल मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ वो है वुडलेस पेंसिल्स ग्रेफाइट की। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास वुड वाली पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वुडलेस पेंसिल यूज़ करने के पीछे मेरा खाली और खाली ये रीज़न रहता है कि मेरे पास ये सामान है, ये पेंसिल है जो जिसके प्रोसेस जल्दी होते हैं क्योंकि इससे ग्रेफाइट प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कोई नहीं बताता वो ये है कि कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश कीजिए। जो आपका पूरा का पूरा पोर्ट्रेट है वो कितने जगह पे आएगा पेपर पे, और ये कॉम्पोजिशन के लिए स्पेशली क्लास भी होती है, पता है आपको। बट यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करता कॉम्पोजिशन के ऊपर कि कैसे पेपर के ऊपर आप जो बनाने वाले हैं वो कहाँ पे आएगा, कितनी साइज आएगा। सबसे पहले उसको अंदाज़ा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटी इमेज हो चाहे बड़ी इमेज हो आपको। लेकिन ये पहला स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो आपका पूरा कॉम्पोजिशन हिल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पेंसिल को यूज़ करके केवल वैल्यूज़ को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको, डार्क वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और केवल उसी को पहले रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो डार्कर वैल्यूज़ हैं। और फिर उसके बाद हम ब्लॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो डार्क एरियाज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ग्रेफाइट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। और दूसरा हम ये क्या करेंगे फ्रेंड कि इनके रिसेम्बलेंस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, कि रिसेम्बलेंस मतलब समझते हैं ना आपकी, कितना मैच करना है। मैच वाली बात नहीं होगी क्योंकि हम आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट जब ड्रॉ करते हैं तो रेफरेंस इमेज को केवल एक रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है, ना कि इसलिए कि हमें ऐसा ही बनाना है। हमें बस इसके जैसा कुछ इमेजिनेशन से लेकर के हमें बनाना है, मतलब हमने इसको रेफरेंस लिया है और इसी के जैसा कुछ हमें ड्रॉ करना है, नॉट एग्जैक्टली दिस पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए कि आप कोई उसको ये डिसाइड कर पाए कि हाँ ये उनका पोर्ट्रेट है। वहाँ ये होना चाहिए कि आपने कुछ अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया। इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिस्ट तो उसमें ऐड ऑन भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ कि जो आइज़ हैं मुझे इस पोर्ट्रेट में थोड़ी छोटी नज़र आ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आई थोड़ी बड़ी हो जिससे मैं और आई के एक्सप्रेशन को अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ। तो मेरा पर्पस यहाँ पे ये रहेगा कि मैं थोड़ी और बड़ी आई को ड्रॉ करूँ एज़ कम्पेयर कि जो जो रियल पोर्ट्रेट में आई है। तो ये फ्रीडम, जो क्रिएटिव फ्रीडम जो बोलते हैं आर्टिस्ट की, वो आर्टिस्ट इन पोर्ट्रेट्स में ज़रूर लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे पूरी की पूरी आज़ादी है उसको अपनी तरह से काम करने की। यहाँ उसको मैच कराना, रिसेंबल करना, कॉपी करना, ये उसका एम नहीं होता उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट का। तो अभी देखिए मैंने बिल्कुल ब्लॉकिंग कर दिया है, जिसको हम कह रहे थे सेकंड स्टेप में हमने ब्लॉकिंग किया है। डार्क वैल्यू को लेके आए हैं। एक ही पेंसिल अभी तक मैंने यूज़ की है इसमें और ब्लॉकिंग का काम लगभग लगभग हो गया है। अब उसके बाद मैं अपने हैंड्स को ही यूज़ कर रहा हूँ और पूरी वैल्यूज़ को स्मज कर रहा हूँ सेकेंड लेयर तैयार करने के लिए। तो फर्स्ट लेयर का काम ये होता है कि आपने ब्लॉकिंग किया एंड देन उसके बाद आप जब उसको अपने ही हैंड यूज़ करके या फिर टिश्यू पेपर यूज़ करके या ब्रश यूज़ करके आप पूरी वैल्यूज़ को डल करते हैं ताकि एक ग्रे टोन आपके पेपर के ऊपर जनरेट हो जाए, टोन पेपर जैसा पेपर क्रिएट हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है जो मैंने बताया था, ब्लॉकिंग के बाद आप इरेज़र को यूज़ कीजिए एज अ हाईलाइटिंग टूल। ठीक है। अब ये हाईलाइटिंग टूल पे मैं केवल हाईलाइट्स को जनरेट कर रहा हूँ और जो सबसे लाइटेस्ट पोर्शन है मैं उसको देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ बिल्कुल लाइट आनी ही आनी है, कंफर्म्ड लाइट आनी है। ये प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये जज कर पाएँ कि आपका लाइट और शेड्स आपने ऑप्ट कर ली, आप लाइट्स को ऑप्ट कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि रिसेम्बलेंस के पीछे मत परेशान होइएगा, क्योंकि रिसेम्बलेंस एम ही नहीं है। जब रिसेम्बलेंस एम होगा तो आप बिल्कुल वैसा मैच करता हुआ भी बना देंगे। बट मैं इम्पोर्टेंस अभी यहाँ पे इस चीज़ को दे रहा हूँ क्योंकि आप
जो बिगिनर्स देख रहे हैं वो अगर रिसेम्बलेंस में फंस जाएंगे तो फिर वो बेचारे यही सोचते हैं कि ग्रिड मेथड यूज़ करें क्या, या फिर कौन सा ऐसा मेथड यूज़ करें जिससे एग्जैक्ट बन जाए। मेरा पर्पस यहाँ पे ये है आपको समझाना कि आप इस प्रोसेस को समझ पाएँ। अगर आप इस प्रोसेस को लर्न कर पाएंगे कि कैसे आपको वैल्यूज़ को निकालना है, कैसे आपको वैल्यूज़ को बढ़ाना है, इन्हांस करना है धीरे धीरे, वो अगर आप लर्न कर जाएंगे तो रिसेम्बलेंस मिलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जितना चाहें उतना रिसेम्बलेंस ले आएंगे, जितना चाहे उतना एग्जैक्ट मिलता जुलता फेस बना देंगे। हालांकि पर्पस वो नहीं है, वो मैं फिर बता रहा हूँ आपको। एम ही वो नहीं है, बस ये समझ लीजिए आप। अब उसके बाद क्या है कि आई के अंदर की वैल्यू को मैं लाइट वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ इरेजर को यूज़ करके। सब्सट्रैक्शन मेथड जो मैंने आपको बताया था, पहले वैल्यूज़ को डार्क किया है हमने, उसके बाद अब हम उस वैल्यूज़ को उठा रहे हैं ऊपर। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों ही अप्रोचेज़ में। जो हम नॉर्मल पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, आउटलाइंस को पहले ऑप्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद उसमें वैल्यूज़ को बढ़ाते जाते हैं। यहाँ आउटलाइन ड्रॉ नहीं होती, यहाँ पे पहले वैल्यूज़ ड्रॉ होती हैं एंड देन उसके बाद फिर आप उसमें वैल्यूज़ को उठाते हुए चलते हैं और कम करते हुए चलते हैं। सो इट इज़ मोर चैलेंजिंग एंड मोर रिस्क गिविंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो रिस्क इसमें ज़्यादा है बट मज़ा भी इसमें ज़्यादा है। अप्रोच इतना बेहतरीन है कि इसी अप्रोच के लिए लोग आपको प्रेज़ करेंगे, आपके आर्ट वर्क को लव करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े कार्ट्रिज के पेपर, बहुत बड़े बड़े ड्राइंग पेपर, रोल पेपर के जो होते हैं वो इसी तरह से, इसी अप्रोच से किए जाते हैं और वहाँ पे और कोई मेथड यूज़ करता नहीं है। जनरली जो आर्टिस्ट हैं वो नहीं करते। बाकी तो जो एमेच्योर आर्टिस्ट हैं या फिर जो अभी लर्न कर रहे हैं वो लोग भले बाकी मेथड्स को यूज़ करें, बट जनरली एक बड़े लेवल के आर्टिस्ट, नेक्स्ट लेवल के आर्टिस्ट जो हैं वो फिर इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। आउटलाइंस जनरेट करनी हो या फिर लाइट एंड शेड्स के थ्रू काम करना हो। और अब दूसरी आई को भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट मेरा एम मैंने आपको बताया था ना, मैं थोड़े से उसमें चेंजेस कर रहा हूँ। जो रियल इमेज है, वैल्यूज़ को, आई वैल्यूज़ को मैं और ज़्यादा चाहता हूँ कि और अच्छे से रिवील हो। उस तरह से आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सपोज़ आपने कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है और आपने देखा कि इमेज में कुछ चीज़ की कमी है, तो आप यहाँ पे आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब आपके पास ये फ्रीडम है कि आप उसमें कुछ वैल्यूज़ को बदल सकें। अब आपको कॉपी नहीं करना है कि बस बिल्कुल वही इमेज को ड्रॉ करना है, भैया यही ड्रॉ करने के लिए, ऐसा नहीं। नाउ यू हैव अ फ्रीडम टू change the features to accommodate it as per the requirement of your portrait। ठीक है, जितना ज़्यादा अमेजिंग अप्रोच आप रखोगे, जितना ज़्यादा चैलेंजिंग अप्रोच आप रखोगे, जैसे चारकोल्स में भी मैंने अभी एक पोर्ट्रेट रिसेंटली किया था, उसमें देखा आपने बिल्कुल रफली शुरू किया, स्क्रैच से शुरू किया एंड स्क्रैच से शुरू करके कुछ बेहतरीन निकाल के लेके आए। वो फिर मज़ा है, उसमें फिर चैलेंज है। तो ये अभी फर्स्ट ट्यूटोरियल है जिसमें हम केवल जो तीन मेथड्स थे, जो तीन मेथड्स मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले डार्क वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना, देन ब्लॉकिंग करना पूरी की पूरी, एंड देन उसके बाद इरेज़र यूज़ करके एज अ ड्राइंग टूल के तौर पे इरेज़र को यूज़ करके हाइलाइट्स को जनरेट करना। तो ये तीन मेथड मैंने जो आपको बताए, वही तीन मेथड मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं। अब जैसे नोज़ है या फिर बियर्ड है, बिल्कुल वाइट बियर्ड है, ठीक है, सो आपको डायरेक्ट इरेज़र यूज़ करना है। एक ग्रे टोन पीछे ज़रूर होनी चाहिए बैकग्राउंड में। अगर वो ग्रे टोन नहीं है तो फिर वाइट का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए थोड़ी सी टोन को जनरेट करना पेपर के ऊपर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि अब आप कैसे वैल्यूज़ को इन्हेंस कर रहे हैं। बस जो मैंने तीन प्रोसेस थे वो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आप अपनी फ्रीडम लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे ड्रॉ कीजिए या वैसे ड्रॉ कीजिए। आप अपना फ्रीडम लीजिए, अपने स्ट्रोक्स जनरेट कीजिए। चाहे सर्कुलेशन मेथड यूज़ कीजिए, चाहे क्रॉस हैचिंग यूज़ कीजिए, चाहे स्ट्रेट फोर्स वाले मेथड्स को यूज़ कीजिए, हॉरिजॉन्टल हैचेस यूज़ कीजिए, वर्टिकल हैचेस, कोई भी मेथड यूज़ कीजिए आप। ठीक है, मिस्ट क्रिएट कीजिए बैकग्राउंड में। नाउ इट्स ऑल अप विद यू। नाउ इट्स ऑल गोज़ विद यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा तरीका इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव फ्रीडम लेंगे इसमें, उतना ही बेहतरीन आपका पोर्ट्रेट निकल के आएगा। इसमें आर्टिस्ट के पास पूरी आज़ादी है कि वो किस तरह से पोर्ट्रेट को करना चाहता है, किस तरह से फिनिश करना चाहता है। यहाँ कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका
इसके इसके अंदर कोई किसी तरीके की लिमिट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना। तो मुझे लगता है कि आपको ये तरीका समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अपने मन के आर्टिस्ट बनिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आज के टाइम पे आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है और कुछ अर्न करना है उसके थ्रू, कुछ अपना नेम एंड फेम कमाना है आर्ट की फील्ड में, तो ये बहुत ज़रूरी है। सस्ती लोकप्रियता तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप एक जैसा फेस बनाना शुरू कीजिए, बिल्कुल रिसेम्बलेंस लेके आइए, 100% मैच करा दीजिए, या ये कहिए कि फ़ोटो ये है, ड्राइंग ये है, देखिए अंतर बता के दिखाइए, अंतर ढूंढिए काइंड ऑफ। वो सबसे आपको छोटी छोटी सफलताएं ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन अगर बड़ा आर्टिस्ट बनना है, कुछ ऐसा करना है कि जो वाकई में इस फील्ड में आकर के आपका नाम को इस्टेब्लिश कर सके, तो इस तरीके के प्रोसेस को सीखने की कोशिश कीजिए। मेरा एम यहाँ ये रहता है कि मैं आपको सारी तरीके बताऊँ, सारी चीज़ें बताऊँ, बट करना आपको बताता हूँ कि आप किस लाइन में, अगर आपको सीरियस होकर जाना है आर्ट की फील्ड में, तो किस चीज़ को आपको अप्रेस करना सीखना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा आर्ट अप्रिशिएट करना, मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। ये भी समझना कि अच्छा आर्ट क्या है और प्रोसेस किसका ज़्यादा बेहतरीन है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझ में आएगा तभी काम बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। जो बातें मैंने की है, हो सकता हो अगर कुछ ना अच्छा लगा हो तो उसके लिए आई एम वेरी मच सॉरी, बट जो भी सच है मैंने वो कोशिश की है बोलने की। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।